8 और 9 मई को हिंदुस्तानी टेलीविज़न मीडिया ने सहाफ़त को शर्मसार करने, सहाफ़ियों की नाक काटने की मिसाल कायम की, जिसे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज़्म के तुलबा को पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाना चाहिए। अभी हाल तक जब रिपोर्टर से एक छोटी-सी गलती हो जाती थी, एक फैक्चुअल मिस्टेक हो जाती थी, तो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलती थी दूसरे दिन अगर डेली न्यूज़पेपर में काम करता। अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख की इतनी पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को इतनी ज़्यादा होती थी कि कहीं साख न डूब जाए, कहीं हमारी खबर झूठी ना हो जाए। अब खुलेआम पत्रकार ये जो सहाफ़ी हैं ये सब कर रहे हैं, एंकर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बात थोड़ा-सा ये कह के फिर अभी और के लिए जो सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर माइक लेकर के जगह-जगह जा रहा है, मैं उसको कतई ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। उसकी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी नौकरी बचाने के लिए है। लेकिन जो इतने बड़े-बड़े टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं, ये बगलगीर होते हैं हुक्मरानों के साथ, ये उनसे डिक्टेशन लेते हैं और उनकी वजह से अपना बिज़नेस चला। मेरे साथ दिल्ली से सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार राजेश जोशी और इस्लामाबाद से मीडिया अमूर के तज्ज़ियाकार असद बेग मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को इस लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद। राजेश, इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया ने यानी टीवी चैनल्स, मीडिया हाउसेस ने इस सारी एस्केलेशन को क्या वैसे कवर किया जैसे करना चाहिए था? राजेश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो आपने मेरा सवाल पता नहीं आपने सुना या नहीं, लेकिन मैं ये पूछना नहीं, चाह रही थी आपसे। मैंने चलें, सुन लिया। चलें परफ़ेक्ट। मैं ये कह रहा था कि कुछ चीज़ें अब साफ-साफ तौर पे कही जानी चाहिए, इसका वक़्त आ चुका है। 8 और 9 मई को हिंदुस्तानी टेलीविज़न मीडिया ने सहाफ़त को शर्मसार करने, सहाफ़ियों की नाक काटने की मिसाल कायम की, जिसे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज़्म के तुलबा को पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाना चाहिए। ये न तो हुब्बुल वतनी का जज़्बा था, न इंसानी गलती, न एरर ऑफ जजमेंट। ये जंग और खूंरेज़ी को क्रिकेट मैच की कमेंट्री में बदलकर पैसा कमाने की होड़ थी और हुक्मरान के नज़दीक आने की दौड़। अब मैं आपको, अगर आपके पास वक़्त है, तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। मैं किसी टेलीविज़न चैनल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जी। तमाम टेलीविज़न चैनल इस पाप जिसे कहते हैं उसमें शामिल थे। आप ये देखिए, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में क्या हाल था क्योंकि वहाँ का मीडिया मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फ़हमीदा रियाज़ जो साहबा ने लिखा, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गँवाई, आखिर पहुँची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, ये इस द्वार भी पहुँची है, उस द्वार भी पहुँची है। अब आप देखिए कैसे-कैसे क्लेम किए गए। क्लेम ये किया गया, एक टेलीविज़न चैनल है, बड़ा नामचीन टेलीविज़न चैनल है, उसने कहा कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पे हिंदुस्तानी अफ़वाज का कब्ज़ा हो चुका है। और दूसरा एक टेलीविज़न चैनल है जो बहुत बड़ा टेलीविज़न चैनल है, छोटे-मोटे टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फ़ौज के सदर हैं, जनरल असीम मुनीर, उनको गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। कि कोई कह रहा है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने नीचे उसमें खंदक में जो है छुपे हुए हैं। अभी कराची पोर्ट को लेकर के एक साहब हैं, उनका नाम है मेजर गौरव भाटिया। वो तो साहब ऐसा लगता है कि मिसाइल खुद कंधे पे लेकर के जो है चढ़ दौड़ेंगे। टेलीविज़न पे राजेश, आते हैं, जैसे अपने कि आप को आपने मेजर कहा, कहते हैं। हम टीवी स्टेशंस का नाम भी नहीं लेंगे और लोगों का नाम भी नहीं लेंगे बिकॉज़ यू नो लोगों का क्यों। नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन वो आप एनालिस्ट हैं तो नाम लेने में खैर बहरहाल, लेकिन वो सामने है, टेलीविज़न पे बोल रहे हैं, उनका नाम है, खुलेआम बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, चलिए नाम उसको हटा दीजिए। वो क्या कहते हैं कि अब तो जो है मज़ा आ जाएगा, कराची पोर्ट पर आग लगनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल मारनी चाहिए, पूरे कराची शहर को आग लगा दो। ये भाई, ये आप क्या ये सहाफ़त कर रहे हैं, ये तज्ज़िया कर रहे हैं, या आप कर क्या रहे हैं? एक ज़माना था जब हमने सहाफ़त शुरू की थी और अभी हाल तक जब रिपोर्टर से एक छोटी-सी गलती हो जाती थी, एक फैक्चुअल मिस्टेक हो जाती थी, तो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलती थी दूसरे दिन अगर डेली न्यूज़पेपर में काम करता था। अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख की इतनी पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को इतनी ज़्यादा होती थी कि कहीं साख न डूब जाए, कहीं हमारी खबर झूठी ना हो जाए। अब खुलेआम पत्रकार ये जो सहाफ़ी हैं ये सब कर रहे हैं, एंकर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे
अपनी बात थोड़ा सा ही कह के फिर अभी और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको सुनेंगे। मैं इसके लिए जो सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर माइक लेकर के जगह-जगह जा रहा है, मैं उसको कतई ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। उसकी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी नौकरी बचाने के लिए है। लेकिन जो इतने बड़े-बड़े टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं, ये बगलगीर होते हैं हुक्मरानों के साथ, ये उनसे डिक्टेशन लेते हैं और उनकी वजह से अपना बिज़नेस चलाते हैं। ये अरबों-खरबों का जो बिज़नेस है, उसको बचाने के लिए और जो हुक्मरानों के सही साइड पे रहने के लिए, फिर से नाम लेने के लिए आपने मुमानियत कर दी है, तो मैं तो नाम लेकर के बात करना चाहता हूँ। जो जो बड़े-बड़े टेलीविज़न चैनल के मालिकान हैं, जो बड़े एडिटर्स हैं, लाखों रुपए का पैकेज लेते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी एक मिसाल छोड़ जा रहे हैं, जिस पर ज़माना सहाफ़त पर थू-थू करेगा। हम आगे चल के थोड़ा अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज़ वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर हम इस सारे मामले को देखें तो। लेकिन असद, पाकिस्तान में भी क्या इसी तरह के हमने एग्जांपल्स देखे टीवी पे कि फैक्ट चेकिंग के बगैर सरासर गलत खबरें इस तरह नशर की गई? अच्छा देखिए, आई थिंक राजेश साहब ने बहुत अच्छे से इसको सम अप कर दिया है। सिर्फ एक बात मैं जो आपके लिए भी और उनके लिए भी करना चाहूँगा, आई थिंक ये एक ग्लोबल डेग्रेडेशन भी है। अभी वो बात कर रहे थे कि कुछ अरसे पहले होता है ऐसा, तो आप सोचिए कि 15 साल पहले अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना है, तो उस पर कितना मजाक बनता, और अब वो एक हमने न्यू नॉर्मल अंग्रेजी में कहते बना दिया है। तो ये एक तरीके से ग्लोबल डेग्रेडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम भी है। अच्छा, अब पाकिस्तान की थोड़ी सी अगर बात करें तो मैं अब फ्रैंकली स्पीकिंग अभी प्रेस फ्रीडम डे था और हम पाकिस्तान में मीडिया एथिक्स पे और ये वो बहुत बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये जो सारा अभी एपिसोड चली है पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने पाकिस्तानी मीडिया को क्यों क्रिटिसाइज किया इतना उस वक्त। बिकॉज इस कम से कम 1.5 हफ्ते के टाइम में मुझे लगता है कि जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम है उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का अपना एक अलग रोल होता है। जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मैं अभी बात नहीं कर रहा, उस पर भी आता है। बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आई थिंक पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में उन्होंने बहुत केयरफुली प्ले किया है। ना सिर्फ उन्होंने, बल्कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें ISPR भी है, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी है, जिसमें बाकी लोग भी हैं, उन्होंने कोई कोशिश ऐसी नहीं की कि वो कैपिटलाइज करें लार्जली, और हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत हुई भी हो, बट लार्जली जो मैंने देखा है कि कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई जहाँ पे उन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश की किसी किस्म की डिसइंफॉर्मेशन पे। मसलन ये बहुत अभी कुछ अरसे पहले की, मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले की बात है और कल की बात है, कि बहुत हमारे यहाँ चल रहा था कि एक इंडियन फाइटर जेट जो है वो गिरा है और एक खातून को अप्रहेंड कर लिया है जो पायलट थी उसमें। अब ये वो ऐसी चीज है जो कि आमतौर पे आप बहुत देखेंगे, ट्रोल्स शेयर कर रहे हैं ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी एंड सो, बट कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा नहीं था जिसने उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश की हो। ना ही कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल, ना ही कोई फौज का ऑफिशियल, ISPR का ऑफिशियल कोई ऐसा था उसने हिंट भी दिया हो कि ऐसा कुछ हुआ। ये बहुत आसान ऐसी चीजें होती हैं और हमने देखा कि ऑन अक्रॉस द साइड ऑफ द बॉर्डर ये हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ। तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया, थैंकफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ही रहे, इसको हम नजर ना लगाएं। एक और बात जो मैं करना चाहूंगा इस पे, मैंने स्पेसिफिकली जो हमने इंडिया में देखा है पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में, मैंने इस पे बहुत लिखा है। आज भी मैंने एक आर्टिकल जियो पे पब्लिश किया है और उसका नाम है द आउटरीच मशीन। तो ये जो हुआ है इंडिया में, ये कोई नया नहीं है, ये एक प्लेबुक है जो कि आपने अमेरिका में भी चलती देखी है किसी टाइम पे, ये पाकिस्तान में भी चली थी, अब ये इंडिया में भी चल रही है। इसमें एक्टर्स फर्क हो सकते हैं, इसमें प्लेयर्स फर्क हो सकते हैं, बट लार्जली जो प्रोसेस है वो रिमेन्स द सेम। और वो यही होता है कि आप पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ मिलके और सोशल मीडिया में जो ऑटोमेशन का सिस्टम है, एल्गोरिदम्स हैं जो कि हेट को प्रमोट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन को एम्पलीफाई करते हैं, उनके साथ मिलके एक ऐसी मशीनरी बना लें जिसका काम ये हो कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डराए, ज्यादा से ज्यादा फियर क्रिएट करे। और जो फियर होता है वो जो पॉलिटिकल, अंग्रेजी में मैं अगर कहूँ पॉलिटिकल डेमीगॉग्स जो हैं, जिसमें मोदी जी भी एक हैं हमारे, तो वो जो जितना फियर क्रिएट होता है उतना लोग पॉलिटिकल डेमीगॉग्स की तरफ माइल होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए एंड सो ऑन। हमने ये US में भी होते देखा किसी जमाने में, अभी पाकिस्तान में भी होते देखा हमने इमरान खान के दौर में, और अब ये इंडिया में तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है। तो ये वो प्लेबुक है जो कि मेरा ख्याल है मीडिया इस्तेमाल कर रहा है इंडिया साइड।
आई सपोज़ यहाँ ये कहना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सियासतदानों से बात करें या इन मीडिया हाउसेस से बात करें तो वो इस तरह की तमाम एलिगेशंस को डिनाई करेंगे कि कि उन्होंने सियासतदानों के साथ मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है जहाँ लोग इस पार्टी या उस पार्टी की तरफ माइल हों, या पॉलिटिशियंस इसमें खुद इन्वॉल्व हैं। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टेट कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो शायद इस बात को डिनाई करें। लेकिन क्या वाकई सिर्फ टीआरपीज़ के चक्कर में और रेटिंग्स के चक्कर में टीवी चैनल्स इस तरह का काम करती हैं? उन्हें हासिल क्या होता है और वो क्या करना चाहते हैं? राजेश पहले आप, और फिर असद मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगी। देखिए, सिर्फ मेरी जहाँ तक समझ है, ये टीआरपी का मुद्दा तो है, बज़ाहिर है ही, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग की पाई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा तभी मिलेगा जब आपके टेलीविज़न प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और टीआरपी आपको जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इससे एक कदम ये आगे भी है। अभी जो हिंदुस्तान में प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मीडिया उसके बहुत नज़दीक आना चाहता है, या उसको एक तरह से आर्म ट्विस्ट करके नज़दीक आने पर मजबूर किया गया है। वो क्रिटिसिज्म जिस तरीके से यूपीए के ज़माने में होता था हुक्मरानों का, वो अब इस वक्त नहीं होता है, बहुत दमा होता है। एक बात मैं यहाँ बहुत साफ साफ और कहना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के आवाम में गुस्सा है। कोई भी शिद्दत पसंद आकर के बॉम्बे में इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके सैकड़ों लोगों को मार देता है, पार्लियामेंट पे बिल्डिंग पे अटैक कर देता है। 26 पहलगाम में टूरिस्ट जा रहे थे, शिद्दत पसंदों ने उनका कत्ल कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है, और ये इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि जो एक्शन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किया उसको लेकर के कोई दो राय नहीं है हिंदुस्तान में। सब ये कहते हैं कि हाँ, कुछ तो होना ही चाहिए, जवाब तो दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक सहाफत का ताल्लुक है, सहाफी जो पत्रकार का धर्म है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी दगाबाजी की है। मैं सिर्फ कुछ टेलीविजन चैनल्स की बात कर रहा हूं, अपने हिंदुस्तानी ऑडियंस के साथ उनको जो प्रॉमिस किया, जो दिखा रहे हैं सच के तौर पे, वो दरअसल हो ही नहीं रहा था। तो ये न तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने माफ़ी मांगी होगी या एक तरफा कुछ एक दो लाइन कह दी होंगी। तो अब क्या है, अब हुक्मरानों की बात देखिए। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, गवर्नमेंट जो है, वो ये जितने झूठ पेडल करने वाले टीवी चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया हैं, उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? एक वेबसाइट है द वायर नाम से। वो द वायर जर्नलिज्म में क्या होता है, आप जो हुक्मरान हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पावर्स दैट भी हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। वायर जो है, उनका एडिटोरियल ये डिसीजन है कि वो सवाल पूछते हैं, वो जो गवर्नमेंट कहती है उसके साथ साथ नहीं बहते हैं। उस वेबसाइट को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया इस वजह से, क्योंकि उस वेबसाइट ने खबर छापी थी जो CNN और तमाम दूसरे मीडिया आउटलेट्स में भी थी, कि इंडिया का एक राफेल जो जेट है, फाइटर जेट, वो गिराया गया। वो दूसरे जराए से, उन दूसरे सोर्सेज से उनको कोट करते हुए खबर छापी, इस वजह से उसको ब्लॉक कर दिया गया। चलिए, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इसको हमने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने इस खबर को रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है द वायर को वापस रिलीज किया गया। लेकिन बाकी जो चैनल्स हैं, जो एकदम लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनको उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री बना दिया है। उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, PIB जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने फैक्ट चेक किया था। ये सरकार का इदारा है, हुकूमत का इदारा है। उन्होंने कहा, फैक्ट चेक किया था और कहा गया था कि इसका ऐसी झूठी खबरें जो हैं वो नहीं फैलाई जानी चाहिए कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ कार्रवाई जो है वो मेरी नज़र में अभी तक नहीं हुई। राजेश, जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यही कहेगी ना कि इंडिया में एक फ्री प्रेस है और उन्हें आज़ादी है, वो जिस तरह से लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। अगर वो गलत खबरें पहुंचाते हैं तो उनका फैक्ट चेकिंग इदारा है जो सरकार का है, वो उसे फैक्ट चेक करते हैं। बट जो ग्रेटर पॉइंट वायर भी हिंदुस्तानी ही एक वेबसाइट है, उस पर ब्लॉक कर दिया उसके खिलाफ। मैंने बताया आपको कि उसको एक्शन किया है। एक्शन किनके खिलाफ होता है, किनके खिलाफ नहीं होता है। जी, और वहाँ वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे कि अगर राफेल जेट के गिराने के बारे में बात हो तो शायद वो नेशनल सिक्योरिटी को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करे। आई एम जस्ट सेइंग कि जो इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी यहाँ रखना ज़रूरी है। असद, वुड यू लाइक टू कम बैक ऑन दैट कि ये जो TV चैनल्स अगर इस तरह का करते हैं, पाकिस्तान में किसी हद तक तो सेंसेशनलिज्म हुआ है, मे बी नॉट इन कंपैरिजन
टू इंडिया में जो हुआ है, लेकिन कुछ हद तक तो जैसे इनिशियली इस तरह की बातें हो रही थी कि इंडिया की जो बेसेस हैं एलओसी के करीब, उन्हें वहाँ से भागना पड़ रहा है इंडियन ऑफिसर्स को या आर्मी को, या सफ़ेद झंडा चढ़ाने की भी बातें हो रही थी। किसी हद तक जिस तरह का ये सेंसेशनलिज्म होता है, उससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं इस तरह के मीडिया हाउसेस और टीवी चैनल्स? देखिए, हमारे यहाँ ये ज़रूर हुआ है कि ट्विटर खुल गया कम से कम, और विच इज़ अ ग्रेट थिंग, जो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब शायद समझ आ गई होगी कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर जैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जंग के दौरान नहीं, वो बाकी टाइम पे भी खुले रहने चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आप बात करिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वंस अगेन मैं सिर्फ ये प्लेबुक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी एक मुल्क के मीडिया की बात नहीं कर रहा। आपने उससे पहले बात की थी कि मीडिया हाउसेस मानते नहीं हैं, और वो ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनके ऑफिस के अंदर आके बैठे हैं, डंडा लेके उनसे काम करवा रहे हैं। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है। और आप देखिएगा, मैंने जो अपने आर्टिकल अभी जिसकी मैं रेफर कर रहा था उसमें भी ये लिखा है, उससे पहले जो हमने रिसर्च किया पाकिस्तानी मीडिया पे, जो लीनियर टेलीविजन इन द यूएस है, उस पर भी हमेशा हमें एक ही जो ट्रेंड है वो नजर आता है। वो ये है कि जो एड रेवेन्यू है, टीआरपी से रिलेटेड जो एड रेवेन्यू मेन स्ट्रीम टेलीविजन का, वो कम हो रहा है, और जो डिजिटल स्पेसेस का वो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। तो आप देखिए, सोचिए, अगर आप एक टेलीविजन चैनल है और आपने अपने आप को रेलेवेंट बनाना है डिजिटल मीडिया में, तो आप क्या करेंगे? आपकी वो जो ऑडियंस का स्ट्रक्चर था पिछले 10 साल से 20 साल से, वो चेंज हो गया। अब आपको मासेस के पास जाना है थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में पोलराइजेशन इंतहा की है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेस निकाल के देख लें, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, वहां पे आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन नजर आएगी। और उस एनवायरनमेंट में अगर आपको मीडिया ने ट्रैक्शन लेनी है, तो आपको वो लाइन टो करनी पड़ेगी जो कि मेजोरिटी की लाइन है, जहां पे आपको मासेस को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी, आप जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जो मेजॉरिटी लाइन होती है वो वही होती है ज़्यादातर, जो कि शायद एक एक्सट्रीमिज्म वाले नैरेटिव पे चल रही होती है, या जो एक थॉट प्रोसेस ऐसा होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेंस और कहीं ना कहीं जिंगोइज्म, सेंसेशनलिज्म का रोल प्ले करना होता है। यहाँ हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। आप देखिए, जो यूट्यूबर्स कोट एंड कोट, हमारे यहाँ जरा वो ज्यादा क्योंकि प्रेवलेंस में है, तो इसलिए तो आप जो जिस किस्म का कंटेंट वो प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके सामने है कि वो एक सर्टेन किस्म की ऑडियंस, जो कि वंस अगेन मेजॉरिटी में है ऑनलाइन स्पेसेस में, उसको केटर करने की कोशिश करते हैं, और उससे वो बेइंतहा पैसे कमाते हैं। लेकिन यही अगर आप एथिकल कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए, तो आगे आपको नजर आएगा कि हम हार्डली यू कैन कीप योर लाइट्स ऑन, अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये वो नया डायनामिक है जिससे अब जर्नलिज्म मीडिया डील कर रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और वो जो प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जो मीडिया वाले जो प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए, या अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल रखने के लिए, वो ये है जहां पे वो मेजॉरिटी लाइन टो करते हैं। इंडिया में जरा ज्यादा इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो मीडिया है उसका साइज बहुत बड़ा है। इट्स अ मैसिव इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम, राइट? तो वहां पे वो चीज हमें बहुत ज्यादा परवेलेंट और बहुत ज्यादा ऑब्वियस सामने नजर आ जाती है। और ये जिस डिजिटल स्पेसेस की आप बात कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया का एक अपना इकोसिस्टम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने चलें तनकीद तो कर ली, और खामियां भी हमने सिर्फ चुन चुन के देख ली। लेकिन राजेश, किसी मुल्क का जो मीडिया है, ख़ास तौर पर अगर इस तरह के सेंसिटिव और हसास मौके हों, तो एक्चुअली उसका रोल क्या होना चाहिए? उसे एक्चुअली क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। अभी तो सोशल मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान में 24 घंटे में अखबार एक आता था, उस पर लोग यकीन करते थे, उसमें छपा हुआ वर्ड गॉस्पेल ट्रूथ माना जाता था। और जो ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी जो सरकारी रेडियो था, उस पर लोग कम यकीन करते थे, इसलिए बीबीसी हिंदी रेडियो सुनते थे या बीबीसी उर्दू रेडियो सुनते थे। और बीबीसी के ज़रिए जो खबरें यहाँ पे नष्ट होती थी, उन पर पूरा गाँव-गाँव में उन पर यकीन किया जाता था। अब न तो बीबीसी रेडियो उर्दू का रहा, न हिंदी का रहा, वो खैर बीबीसी का फैसला है। लेकिन अब क्या है लोगों के पास? एक तरह से एक्सप्लोजन हो गया है ज़राए का। आपके पास इतने तमाम आपके मोबाइल फ़ोन पे तमाम मीडिया चैनल्स आते हैं, टेलीविज़न चैनल्स आते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, सब अखबारात आते हैं। इसके बावजूद सच आप तक नहीं पहुँचता है। क्या वजह है इसकी? सच नहीं पहुँचता है आप तक, जबकि पास आप फ्री में सब आपको दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। ये जो सहाफ़त है, जो एडिटर्स हैं, एडिटर्स को अगर देखिए, अभी याद करने की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला उनका पिछली बार जीते थे, तो अमेरिका के एडिटर्स ने एक खुला खत लिखा था उनको, मिस्टर प्रेसिडेंट,
वी विल सेट द एडिटोरियल एजेंडा, यू आर नॉट गोइंग टू समथिंग, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ उसको, एग्जैक्ट ये वर्ड्स होना, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि एडिटोरियल एजेंडा हम सेट करेंगे, एडिटोरियल जजमेंट हम करेंगे, आप जज नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के कितने आज सहाफ़ी एडिटर्स या रामनाथ गोयनका जैसे प्रोप्राइटर्स हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी से लड़ाई लड़ी थी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के ओनर थे, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, सड़कों पर, ये तो मेरी नज़र के सामने, हम तो सहाफत ज्वाइन कर चुके थे तब, हम ट्रेनी रिपोर्टर थे, राजीव गांधी लेकर के आए थे ये इज्जत हतक का बिल, अगर उर्दू में उसे कहा जाए, उसके खिलाफ रामनाथ गोयनका, प्रभास जोशी, अरुण शौरी से लेकर के, और मैं जो बिल्कुल ट्रेनी रिपोर्टर था, कब रिपोर्टर, हम सब सड़क पे इंडिया गेट पे उतरे थे उसके खिलाफ। लेकिन आज पूरा सिनेरियो बदल चुका है, ईदर यू आर विद अस और विद द टेररिस्ट, जैसा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, टेररिस्ट यहाँ नहीं कहेंगे, या तो आप हमारे साथ हैं हुक्मरान कहते हैं, या फिर आप देशद्रोही हैं। ये किसने डेफिनेशन बना दी? और कौन सा इदारा है सहाफियों का, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी यूनियन है जो कह रही है कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, वी रिजेक्ट दिस। दरअसल राजेश, मैं यही आई वाज ट्राइंग टू गेट टू दिस कि जो अगर देखा जाए ना कि बेस्ट प्रैक्टिस, अब इस तरह की जब एक सेंसिटिव सिचुएशन होती है कि दो मुल्क हैं, उनके दरमियान काफ़ी अरसे से टेंशन चल रही है और स्कर्मिशेस बढ़ के एस्केलेशन तक बात पहुंच गई है और लोग डर रहे हैं कि शायद जंग हो जाए, ऐसे में जो मीडिया होता है किसी भी मुल्क का, इस तरह की सिचुएशन में उसे एक्चुअली क्या करना चाहिए? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द बेस्ट प्रैक्टिस कि जो इस वक्त हो रहा है वो तो हमने देखा है, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए? देखिए, मैं, आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और हमने भी कुछ जर्नलिज्म सीखा ही है, किया ही है। ये पहली बार ये सूरत हाल नहीं है, ये बात हम समझ लें। ये सूरत हाल 1965 में, 1962 में हिंदुस्तान के सामने आया, 1965 में आया, 1971 में आया, 1999 में तो हमने जो है वो कारगिल का जो लिमिटेड जंग थी वो कवर की थी। वो पहली टेलीविज़न की जंग थी जिसमें बहुत सारे लोग ओवरनाइट हीरो और हीरोइन बन गए इंडियन टेलीविज़न चैनल्स के। लेकिन उस वक्त भी हम ये ज़रूर कहते थे, इसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा आ ही जाता है, उसमें आप नहीं उससे इनकार कर सकते हैं, रेस्ट्रेन करते थे। जहाँ पर आपको दिखना है कि मतलब बोफोर्स की गन्स लगी हुई हैं, उनके बारे में बात ना करें, कहीं एग्जेजरेट ना करें चीज़ों को, और इसमें बहुत जिंगोइज्म, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, जिंगोइज्म, हेट्रेड ना फैलाएं, सच बताएं कि साहब ये हाल है, हमारी फौज यहाँ पर है और हमारी फौज आगे बढ़ रही है। उसमें देखिए, ये आप भी सब मानते होंगे कि जंग के हालात में जो सबसे पहली हलाकत होती है वो सच की होती है, तो आप उसको बचा नहीं पाएंगे। फिर भी कोशिश की जानी चाहिए कि सच के करीब जो चीज़ें हैं वो आप अपने रीडर को या अपनी ऑडियंस तक या अपने व्यूअर तक पहुंचाएं। ये रिपोर्टर की जो है, ये उसका मजहब है, धर्म है उसका, मैं ये मानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। असद, आप क्या कहेंगे, जो जिस तरह की हम बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें कि इस तरह के जब मौके आते हैं उस वक्त एक्चुअली मीडिया हाउसेस को, टीवी चैनल्स को, मीडिया को क्या करना चाहिए? देखिए अलिया, उस पर मैं सिर्फ मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड और दीजिएगा अगर मैं उससे पहले एक बात कर सकूं। जो एलिफेंट अंग्रेजी में कहते हैं, एलिफेंट इन द रूम है यहाँ पे, फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछेंगी तो वो जर्नलिज्म मीडिया नहीं है, वो प्लेटफॉर्म्स है जिसकी वजह से जर्नलिज्म मीडिया को एक कम्प्लीटली नए डायनामिक से डील करना पड़ा है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि जर्नलिज्म मीडिया बिल्कुल जो है वो उसका कसूर नहीं है यहाँ पे, ज़रूर है, लेकिन जो एक्चुअल मेन कल्प्रिट है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि विदाउट एनी once again at the loss of a better word, without any shame, प्रॉफिट कर रहे हैं फ्रॉम द हेट एंड डिसइंफॉर्मेशन एंड रेज, और उनके एल्गोरिथम्स एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं उस कंटेंट को, जिससे ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट कंटेन नहीं हो रहा बल्कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और वंस अगेन आलिया, ये हमने सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं देखा, ये हमने म्यांमार में देखा है, हमने उससे पहले बहुत सारे वॉर जोन्स में देखा है जाके, जहां पे एम्पलीफिकेशन और प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ना सिर्फ बढ़े हैं बल्कि वो इस लेवल पे आए हैं कि म्यांमार की स्टोरी आपके सामने, यूएन ने उस पर क्या कहा था एंड सो ऑन। तो ये वो सबसे बड़ा मुझे लगता है एंगल है जो इसके बारे में हमने बात करनी चाहिए। अब जर्नलिज्म मीडिया, देखिए राजेश ने बहुत अच्छी बातें की, ही इज़ वेरी सीनियर, आपका भी बहुत ज़्यादा काम है, तो मुझे लगता है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट शायद नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक दो चीज़ें जो
बेस्ट प्रैक्टिसेस फैक्ट चेकिंग में हम अपने सहाफ़ियों के साथ काम करते हुए उनको सिखाते हैं, वो ये कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन यू कैन नॉट इवन से कि ऐसा कुछ खबरें हैं या ऐसा कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं वो सहाफ़ी करते हैं जो कि ये पोस्ट कर देते हैं अपने अपने चैनल पे। वो खबर नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली उनको एक सर्टेन एडिटोरियल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो अब एक ट्रैक्शन, वंस अगेन सोशल मीडिया की ट्रैक्शन एम्पलीफिकेशन लेने के लिए, मशहूर होने के लिए सादी ज़बान में, वो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ एंड सो ऑन, लेकिन जिसने वो खबर पढ़ी है उसने उस पर यकीन कर लेना है कि ऐसा हो चुका है और वो वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये कोई हेटफुल चीज हो या कोई ऐसी चीज हो जहां पे रेज या किसी किस्म की कोई इंटरफेथ हार्मनी या किसी भी ऐसे लेवल पे कोई बात क्रिएट होती हो, तो वहां पे अक्सर वेरिफिकेशन होने से पहले वायलेंस हो चुका होता है। और ये हमने बहुत दफा देखा है। पाकिस्तान में जब औरत मार्च पे कैंपेन चली थी तब भी हमने देखा था, इंडिया में भी हमने जो लिंचिंग के केसेस हुए उसमें भी हमने देखा है, हर जगह ऐसे ही। तो ये दिस एलिमेंट ऑफ के वी नीड टू बी फर्स्ट ऑन द साइट, या हमने सबसे पहले वो खबर ब्रेक करनी है, जो कि आज से 20 साल पहले फैशन हुआ करता था हर जगह पे हमारे रीजन में कि सबसे पहले हम आए। मुझे लगता है कि अब वो विद द न्यू सोशल मीडिया डायनामिक हमें वो चेंज करना पड़ेगा। ये जो सबसे पहले वाला काम है ये खराब है। और आपको पता है, यहाँ आई रिमेम्बर जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था बीबीसी में, तो पहली बात जो समझाई जाती है वो ये थी कि इफ़ यू आर रॉन्ग यू आर नॉट फर्स्ट। अगर आपने गलत खबर दे दी तो आपने सबसे पहले वो खबर नहीं दी। तो आई थिंक दैट्स समथिंग यूज़फुल टू रिमेंबर। लेकिन ये तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे थे, और असद आपने बार बार सोशल मीडिया और स्पेस की तरफ भी रेफ़र किया। तो क्या सोशल मीडिया पर भी उसी तरह का हाल नज़र आया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र आया? राजेश, पहले आप इंडिया से हमें बताएं और फिर हम असद के पास दोबारा जाएंगे। अच्छा, जो असद ने जो कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी नौइयत कुछ ऐसी है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो एक ख़ास तरह का बिहेवियर उनका होने लगता है। तो सोशल मीडिया के हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा, इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सोशल मीडिया में हम लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप फ़र्ज़ कीजिए, आप किसी के सामने, मैं अगर आपके सामने हूँ, आपसे टेलीविज़न में आपका चेहरा देख रहा हूँ और मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर अलग होगा। लेकिन अगर मैं एनोनिमस हूँ, मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो मैं कमेंट लिखने से पहले बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैं आपको ट्रोल करूंगा, मैं आपको हैरेस करूंगा, मैं आपको पिंच करना चाहूंगा, मैं आपको बेइज्जत करना चाहूंगा, ह्यूमिलिएट करना चाहूंगा। लेकिन मैं ही जब उस आदमी से जिसको मैं पिंच कर रहा हूँ, ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, बेइज्जत कर रहा हूँ, आमने सामने जब मुलाकात होगी, हमारे दोस्तों के साथ होता है, एक्सटेंडेड फैमिली में होता है, हमारा बिहेवियर एकदम बदल जाता है, हम बिल्कुल दूसरे इंसान हो जाते हैं। तो ये तो उन लोगों की बात है जो सहाफ़ी, जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट नहीं है। मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनका क्या कहिएगा, जिन्होंने 25 साल से सहाफ़त की है, बड़े नामचीन हिंदुस्तान की बड़ी, अब फिर नाम नहीं लेने की बात है तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी नामचीन मोहतरमा हैं, उन्होंने बहुत नाम कमाया, बड़ी बेहतरीन रिपोर्टर, बेहतरीन जर्नलिस्ट वो हैं। उन्होंने वो पहले सबसे न्यूज़ ब्रेक करने के लिए कहा कि साहब वो पाकिस्तानी पायलट एक जो है वो गिरफ्तार हो गया है, और फिर उनकी फिर बहुत ये भी हुआ, क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो ये आपको थोड़ा जस्ट करना पड़ेगा, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा आपको। ये आपके पास मोबाइल फ़ोन है, 140 कैरेक्टर्स हैं और सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उसको पोस्ट कर दें। तो जो पुराना, जो ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म है, क्रॉस चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए। और बीबीसी का तो वो टू सोर्स थियरी है ही है। मैंने भी जहाँ जो भी सीखा बीबीसी में, 2 ज़राए से जब तक इन्फॉर्मेशन ना आए उसको आप ना रखें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये आम लोग, हर इंसान अब सहाफ़ी बन चुका है। पहले वो ये कलम जो है और माइक जो है या कैमरा, वो जर्नलिस्ट के पास था, ट्रेंड होते थे जर्नलिस्ट। IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन वगैरह से वो सहाफ़त का डिप्लोमा करते थे, इंटर्नशिप करते थे। अब 18-19 साल का लड़का कहिए या रिटायर्ड 60-70-75 साल के अंकल और आंटी, उनके पास भी वो टूल्स हैं मौजूद, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं है, वो फिल्टर्स, एडिटोरियल फिल्टर्स नहीं है। तो ये जो मेहम मचा हुआ है, और उसमें ओवरनाइट फेमस होने की चाह, जो 15 सेकंड्स ऑफ फेम है, आपने एक ट्वीट कर दिया जिसमें हज़ारों लाइक्स आ रहे हैं और शेयर हो रहा है, ये अंधी दौड़ है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये रुकेगी। आखिर बात मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान, बस आखिरी बात तो 10 सेकंड लूँगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से
डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि आई एम रेडी टू मीडिएट, अगर ये कुछ समय पहले, कुछ वक्त पहले ये होता, हिंदुस्तान में कहर बर्पा हो जाता। शशि थरूर वजीर खारजा, स्टेट जूनियर वजीर खारजा थे गालिबन, उन्होंने सिर्फ ये इंटरलोक्यूटर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इंटरलोक्यूटर। ऐसा हंगामा हो गया था उसके बाद कि हिंदुस्तान की हुक्मरान, कभी हिंदुस्तान की हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करती थी कि कोई थर्ड पार्टी कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आए। हम अपना मसला खुद सॉर्ट आउट करेंगे, ये रहता था। इस बार मुझे वो हंगामा नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल मेरा ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप आकर के बंदर बांट करेंगे यहाँ पे बिल्लियों के बीच में? चलिए, ये तो बात के लिए सवाल। फिलहाल हम अपने डिस्कशन को वापस सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं, जहां असद, मैं आपसे भी यही पूछना चाह रही थी कि जो पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है, उसने किस तरह का किरदार अदा किया इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में? अभी देखिए, सोशल मीडिया तकरीबन एक जैसा ही होता है जहाँ पे भी। इट रियली डजंट मैटर कि वो इंडिया में होगा या पाकिस्तान में या यूएस में या फॉर दैट मैटर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। सोशल मीडिया का लार्जली वंस अगैन वही मुझे लगता है कि किरदार था शायद जो कि क्रॉस द बॉर्डर था इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग हेट, बिकॉज डिसइंफॉर्मेशन वंस अगैन जो एक्चुअल रॉ मटेरियल है जहाँ से ट्रैफिक जनरेट होती है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी रिसर्च बैक्ड स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ कि जो मेन बल्क ऑफ ट्रैफिक जनरेट होता है वो डिसइंफॉर्मेशन से होता है। 2016 के अमेरिकन इलेक्शंस में बीबीसी समेत अल जजीरा ने, मेरा ख्याल है 22 ने, सब ने रिसर्चेस करके देखी जो जिसको कोट एंड कोट रशियन इन्फ्लुएंस कहा गया था या मैसेडोनिया से जो डिसइंफॉर्मेशन आ रही थी। बाकी इलेक्शंस में हमने देखा, जो अभी बांग्लादेश के इलेक्शंस हुए उसमें हमने देखा, ये जो सारा डिसइंफॉर्मेशन का ट्रैफिक है ये हमें और आपको खराब लगता है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स को ये एक्चुअली प्रॉफिट देता है, बिकॉज उनको इट डजंट रियली मैटर फॉर देम कि ये प्रॉफिट जो है वो कहाँ से आ रहा है, अच्छा है या बुरा है। उनके लिए जितने क्लिक्स हैं, जितने शेयर्स हैं, उसका मतलब मोनेटाइजेशन है। तो देखिए, दो तीन चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे। और मैं एहतियात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अक्सर औकात ये जो प्रोसेस है इसको मीडिया फ्रीडम्स को दबाने के लिए बहुत एक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है कि क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं तो बंद कर दें। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ एहतियात से। नंबर एक, देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई जस्ट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स हमारा जो जर्नलिज्म मीडिया है वो अच्छे काम करना कोट एंड कोट शुरू नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उनका दिल करेगा कि अच्छा आज हमने अच्छे होना है तो हम अच्छे हो गए, अब हम खराब काम नहीं करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। जो फंडामेंटल मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है वो चेंज हो गया है सोशल मीडिया से। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, मैंने अपने आर्टिकल में भी इस चीज़ का रेफरेंस दिया था कि जो आपकी इंडिया की जो राजेश साहब FICCI रिपोर्ट गालिबन होती है जो कि ये एड रेवेन्यू करती है, उसमें 32% दिखा रहा है 2023 के साल में जो कि रेवेन्यू डिजिटल मीडियम्स को जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैकबोन है आपके सहाफत की, जिसको जो सहाफत को चलाती है पूरी दुनिया में, वो चेंज हो गई है। तो जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप रेवेन्यू मैकेनिज्म्स को ट्रांसपेरेंट और कंड्यूसिव नहीं बनाएंगे कि वो मीडिया एथिक्स के साथ अलाइन करें, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तब तक जो टेलीविजन मीडिया है उसको इंडिया में बॉलीवुड के साथ और पाकिस्तान में टिकटॉक और यूट्यूब के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। और जब वो कम्पीट करने जाएंगे तो फिर वो उन जैसे हो जाएंगे, फिर आप उनको कसूरवार किस तरह ठहराएंगे। तो एक तो ये है कि मोनेटाइजेशन पे और मीडिया इकोनॉमी पे हमें सोचना है, उस पे काम करना है, नंबर एक। नंबर दो, आलिया, जो ज़्यादा बड़ा मसला इस दफ़ा हुआ है सोशल मीडिया के हवाले से, वो आपने सुना होगा कि फेसबुक ने भी, एक्स ने भी और यूट्यूब ने भी अपने जो मॉडरेशन मैकेनिज्म्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश की है। फेसबुक ने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम्स को रोल बैक करने की कोशिश की है और उसकी वजह से मुझे लगा है कि एक बहुत बड़ा धचका आया है। 2019 में भी जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हमने देखा था कि उस वक्त भी डिसइंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स थे जो मेटा के साथ और बाकी लोगों के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। इस दफ़ा उनमें से कोई भी नहीं है। और एक और बात यह है कि जो बहुत वंस अगेन जो डिसइंफॉर्मेशन का दुनिया में काम हो रहा था जिसमें इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स काम कर रहे थे, उसमें जो US ग्रांट्स थी उनका एक बहुत बड़ा रोल था। ट्रंप साहब ने वो सारी बंद कर दी है। पाकिस्तान में कोई 580 के करीब प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं जो USAID और वेरियस डेवलपमेंट एजेंसी सपोर्ट करी थी, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा एक डिसइंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का था। तो आप इस सब को कंबाइन करके देखें तो आपको नजर आएगा कि सोशल मीडिया इस वक्त अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड वेस्ट बन चुका है। तो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि वहां पे अगर डिसइंफॉर्मेशन इस किस्म की फैल रही है इस वक्त। और सोशल मीडिया के लिए जो अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड हैं। अच्छा, खैर, अब सीज़ फायर हो गया है, लेकिन जिस तरह कुछ टीवी चैनल्स है, जिस तरह हमने बात की और मीडिया हाउसेस का कंटेंट जो था वो सरासर
झूठ पर मबनी था। क्या आपको लगता है कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कभी होगी, किसी तरह से इसका हिसाब लिया जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो वो कौन करेगा? राजेश, पहले आप एंड देन आई विल गो टू असद अगेन। नहीं, देखिए, मैकेनिज्म तो है हिंदुस्तान में भी, ऐसा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, यहाँ की जुडिशरी है। जब कभी कुछ गलतियाँ की हैं या जानबूझ के फेक न्यूज़ स्प्रेड की है टेलीविज़न चैनल्स ने, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है, उनको रिप्रिमांड किया गया है कोर्ट के ज़रिए। और ये जो मैकेनिज्म है, इस तरह के इदारे बने हैं जो नज़र रखते हैं, कोई बाहर से इम्पोज करके नहीं, बल्कि एक उनका भीतर का मैकेनिज्म है, जिससे आप कम से कम गलतियां करें, और जानबूझ के अगर आप गलती कर रहे हैं, फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, तो पब्लिकली आपको बताया जाएगा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी उसके लिए। इस तरह के मैकेनिज्म यहाँ पर हैं। बस ये थोड़ा सा आप देखिए कि जंग का जो माहौल होता है ना, वो बिल्कुल अलहदा होता है। इस वक्त हम बिल्कुल जंग के कगार पे पहुंच चुके थे, यही कहूँगा मैं। खुदा न खास्ता वो फिर से आ गई तो उस तरह के हालात तो फिर पता नहीं कौन क्या होगा। लेकिन जंग के हालात जब होते हैं, तब मुझे लगता है कि एक ख़ास तरह का जुनून पैदा हो जाता है, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और जहाँ-जहाँ जंग होती है। उसमें उसके जंग के खिलाफ हाथ उठाना, जंग के खिलाफ बात करना, उसमें आपके साथ बहुत लोग खड़े नहीं होते। तो अकाउंटेबिलिटी का जो आपने कहा, ये जो जितने लोगों ने झूठ स्प्रेड किया है इंडियन टेलीविजन चैनल से या सोशल मीडिया हैंडल से, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उनके खिलाफ कोई डिसाइसिव कार्रवाई होगी, क्योंकि वो एक खास डायरेक्शन में जा रहा है। उसमें थोड़ा एक जो रोलर है उस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, उसके भीतर थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई, ये कह के चलो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कह दी जाती इस जंग के दौरान जो हिंदुस्तान की अफवाज के खिलाफ जाती, हिंदुस्तान के स्टेट के खिलाफ जाती, तो जाहिर है कार्रवाई उस पर होती। तो ये तो तवील ज़माने से ये सब चला आ रहा है कि स्टेट का एक नेचर होता है, एक कैरेक्टर होता है। उसको जो मुआफ़िक आता है वो उसको इग्नोर कर देता है, जो मुआफ़िक नहीं आता उस पर वो एक्शन लेता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो ये टेलीविज़न चैनल्स ने इस तरह का झूठ स्प्रेड किया है, उस पर कोई मेजर कार्रवाई होगी। हो सकता है कोई इस तरह के इदारे इंडाइटमेंट की 1-2 लाइन कहीं कोई प्रेस रिलीज वगैरह हो जाए बाद में, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और असद, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे आई हैव अ डिफरेंट व्यू विद योर परमिशन। मैं थोड़ा अकाउंटेबिलिटी इन दैट वे पे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि जो ज़्यादा फोकस हमारा रहना चाहिए और जो हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए वो रिफॉर्म्स की करनी चाहिए। वंस अगेन, अकाउंटेबिलिटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमें कुछ देगी नहीं जब तक हम प्रैक्टिकली रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। और रिफॉर्म्स करने के लिए जो चीज़ें हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, मुझे फ्रैंकली लगता है कि उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। चाहे वो आप इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की करें या कहीं की भी करें फॉर दैट मैटर। और वंस अगेन, उस पर ना सिर्फ ये कि काम शुरू नहीं हुआ, बल्कि उस पर जब भी कोई काम करने की कोशिश की जाती है तो वो शायद इस तरह से किया जाता है कि उसमें हम 2 स्टेप्स पीछे ले लेते हैं बजाय आगे जाने के। और इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम्स भी, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन भी, इन टर्म्स ऑफ बाकी चीज़ों की भी। तो ये उसका वंस अगेन मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी परहैप्स इज नॉट द वे फॉर दैट। आपको ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली जो मीडिया का रोल है वो आप किस तरह वापस लेके आ सकते हैं, किस तरह वो इंटैक्ट कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको आप नहीं रोक सकते। ये हमें बहुत क्लियरली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब से ह्यूमंस हैं, आज से मैं आपको 500-600 साल पहले की भी एग्जांपल्स दे सकता हूं, जब डिसइंफॉर्मेशन ने वायलेंस क्रिएट किया था, 50,000 60,000 लोग मर गए थे उसकी वजह से। तो डिसइंफॉर्मेशन हैज़ बिन देयर। हमें सोचना है 2-3 चीज़ें। नंबर 1, हमें सोचना है कि वो जो जर्नलिज्म वाला एस्पेक्ट है हमारा, जिसको हम एक बहुत, जिस तरह राजेश बता रहे थे, बहुत सेक्रेड प्रोफेशन मानते हैं, उसको आप उस इकोसिस्टम से किस तरह निकालें कि वो कुछ थोड़ा सा अच्छी पोजीशन। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हार्म्स क्रिएट हो रहे हैं डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंसाइटमेंट एंड डिसइंफॉर्मेशन, वो जो कि वायलेंट डिसइंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वायलेंस, उसको आपने किस तरह रोकना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि अब मुझे लगता है जिस पे बहुत सीरियसली बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जब भी प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो बात चली जाती है कवानीन की तरफ और लॉज की तरफ। मुझे लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इतने बड़े हैं कि 5-6 मुल्क हमारे जैसे उनकी इकोनॉमी में समा जाते हैं। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा जहाँ पे कोई कलेक्टिव कॉन्शियंस के साथ हम इन लोगों को
वंस अगेन अकाउंटेबल ना कर सकें, बट कम से कम एक ऐसी पोजीशन पर लेके आ सकें जहां पे वो हार्म्स जो क्रिएट कर रहे हैं वो हार्म्स क्रिएट ना कर सकें। बिल्कुल। इस्लामाबाद से असद बेग और दिल्ली से राजेश जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने का इस मौजू पर और थोड़ी सी वजाहत करने का कि किस तरह से मीडिया ने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को कवर किया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, और लुकिंग फॉरवर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं तो कम से कम रिफॉर्म, इस तरह की चीज़ों को किस तरह मद्देनज़र रखते हुए हम आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, सीज़ फायर तो हो गया और होपफुली जंग का ख़तरा टल गया है, लेकिन इस स्टोरी पर हमारा फोकस बरकरार है और जैसे जैसे इस स्टोरी में मेजर डेवलपमेंट्स होंगी हम अपनी लाइव ट्रांसमिशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक इस स्टोरी के बारे में मज़ीद तफसील के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu आपके लिए हाजिर है। इसके अलावा इस स्टोरी के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स और दीगर कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा, हमारे यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पर। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।